Hello, my dear student of Standard 9th, and today in this session we are going to complete our chapter number 9 finally. And the name of the chapter once again fundamental rights, fundamental duties, and directive principle of state policy. We already covered fundamental rights. And yesterday we also covered fundamental duties also. But today we are going to see directive principle of the state policy. You can see part 3 of 3. That means this is the last session of the chapter. So let's begin. Okay. So I hope you must understand all the fundamental rights and duties properly. Now let's begin. So here on the top of your screen you can see directive principle of the state policy is written, and it is in our constitution, chapter number 4. Directive principle is inserted, and basically it is put on to guide the government or relating to their present and related to their future also. ओके. सो इसमें ऐसा कुछ शो नहीं किया गया है कि आपको मतलब गवर्नमेंट कैसे काम करेगी. इसमें एक स्ट्रक्चर प्रॉपरली दिया हुआ है कि गवर्नमेंट को ऐसे ऐसे वर्क करना चाहिए. मीन देर आर सम आइडल स्टेप्स आर गिवन. वेल, द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट आर फ्री टू टेक देयर ओन डिसीजन. ओके. So such principles are written on it. But it's a moral responsibility of the state and the central government to take care of these points and उसको अच्छे से implement करें. Okay. फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, यहाँ पे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल होते हैं ये कोई लीगल सपोर्ट, कोई लीगल राइट्स को सपोर्ट नहीं करता है. डेट मीन्स वन कांट गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड उन पे केस नहीं कर सकते कि दे आर नॉट फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल्स. तो उन पे कोई केस नहीं कर सकते. ओके. एंड बाबा साहेब अम्बेडकर हैड सेड समथिंग अबाउट इट, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. लेट मी मार्केट में आपको आइडिया है कहाँ से हम लोग रीड कर रहे हैं. वेल, हम लोग अभी यहाँ से रीड कर रहे हैं. ओके. सो हियर इट इज़ रिटन, टू रूल द रिजिम ऑफ दिस प्रिंसिपल आर द फाउंडेशन. तो ये एक तरह का फाउंडेशन है कि हमको अपने कंट्री को कैसे रन करना है. ओके. सो इट मीन्स टू अटेम्प्ट टू इस्टेब्लिश द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन द constitution. Political democracy is incomplete without social and economical democracy. So basically they are talking about the political democracy. So politics में के अंदर भी democracy होनी चाहिए, and it is can't be completed if we don't follow the social and the economic things. Okay. Now after this second paragraph, here they are showing that in our constitution directive principle are included, and it is distributed in the 4 section. Okay. And it try to say that I am going in the second line, the kind of country that we want to create. है ना, ये हमको ये शो करता है कि हमको एक कैसा कंट्री बनाना है. ओके. द काइंड ऑफ सोसाइटी वी वांट टू कंस्ट्रक्ट, हमको कैसी सोसाइटी को किस दिशा में ले जाना है. डेट ऑफ विजन रिफ्लेक्टेड इन डायरेक्टिव पॉलिसीज. तो डायरेक्टिव पॉलिसीज में बेसिकली ये सब शो किया जाता है. ओके. एंड स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों अनबायस तरीके से कैसे हमारे कंट्री को आगे ले जा सकते हैं, इसमें अच्छी तरीके से शो किया गया है. एंड अगर हमारी गवर्नमेंट इसको अच्छे से फॉलो करती है, सो इट इज़ वेरी इजी फॉर द गवर्नमेंट टू रूल, एंड हमारा कंट्री बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगा अनबायस तरीके से, अनबायस यानी भेदभाव किए बिना. लास्ट पैराग्राफ पे आ जाते हैं. ओके. सो इसका प्राइमरी एम क्या है? प्राइमरी एम ये है कि ये सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस पे डिपेंड करता है. ओके. एज वी ऑल नो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल से स्टार्ट होता है. ओके. बट ये उसमें ये प्रिंसिपल इंक्लूडेड नहीं है. तो ये प्रिंसिपल को कोई, मैं पहले ही बता चुका हूँ, कोई लीगल सपोर्ट नहीं है. वेल, इट इज़ अप टू द गवर्नमेंट कि उसको कैसे वर्कआउट करती है. वेल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर अगर हम लोग आएँ तो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट. And yes, of course, it can be asked in your exam for 3 marks. For modification of the economic policy, there are certain principles which are given below. So, economic policy के अंदर आपको ये कुछ points जो हैं आपको ध्यान में रखने हैं. Point number 1, यहाँ पे मैं line to line जा रहा हूँ. Okay. Equal distribution of wealth and resources among the classes of the welfare of the citizen. So, जो distribution है वो equal होना चाहिए. Okay. डेट मीन्स अगर गवर्नमेंट एक रोड बनाती है पर्टिकुलरली, तो वो गवर्नमेंट जो रोड बनाती है, नाउ इट इज़ फॉर द पुअर पीपल ऑल्सो एंड इट इज़ फॉर द रिच पीपल ऑल्सो. हाँ, वो बात अलग है. रिच पीपल उसमें कारों में घूमेंगे, पुअर पीपल पैदल घूमेंगे, एनी हाउ साइकिल लेके भी जा सकते हैं. एंड डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो.
डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो मतलब सबको उसका इक्वल बेनिफिट मिलना चाहिए, है ना। इसके लिए हमारे गवर्नमेंट ने ऐसा टैक्स स्ट्रक्चर रखा है ताकि अमीरों से ज़्यादा टैक्स लिया जाए एंड गरीब जो जिनकी इनकम कम है उनको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स वो भी पे करते हैं बट इनडायरेक्टली। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। एसेट एंड द प्रोडक्शन ऑफ द रिसोर्सेज शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सर्टेन ग्रुप ऑफ अ सेक्शन एंड दिस शुड बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द स्टेट। ओके, तो हमारे जो कंट्री में जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है उस पर सबका राइट इक्वल होता है। इंडिया का कोई भी रिसोर्सेज कोई खास कम्युनिटी या खास कास्ट के लिए नहीं होता है, वो सबके लिए होता है। ओके, दैट इज़ व्हाट दे वांट टू से। पॉइंट नंबर 3, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमन। तो ये बहुत अच्छी बात लगती है सुनने में कि हर जगह इक्वल पे होना चाहिए, बट इन रियलिटी क्या है आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। नाउ व्हाट दे वांट टू से डेट मैन एंड वुमन को हम लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते पे के लिए। जो जितना कैपेबल है उसको उतनी इनकम मिलनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। प्रोविजन फॉर गुड हेल्थ फॉर लेबर वर्किंग एट द प्लेस शुड बी क्रिएटेड, है ना। हम जिस माहौल में काम करते हैं वो एटमोसफियर अच्छा होना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा जब साइट्स पे कंस्ट्रक्शन वर्क चलता है तो वर्कर्स की सेफ्टी के लिए उनको कैप पहनाई जाती है, स्पेशली येलो कलर की। उनको जैकेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, है ना, जो लोग रोड्स पे काम कर रहे होते हैं, ताकि गाड़ी के रिफ्लेक्शन से उनको पता चले दूर से कि यहाँ पे कोई वर्क कर रहे हैं। ओके, बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल कंस्टेंट ऑफ अ मैन वुमन एंड यंग चिल्ड्रन वर्किंग इन अनहाइजेनिक प्लेस एंड वेयर हेल्थ मैटर आर रिटोर्टेड शुड नॉट बी अलाउड टू बी हैपन। अगर हम लोग काम करने की जगह अगर हमारी हाइजेनिक होगी, अच्छी होगी, अगर हमको उसको इन्जॉय करेंगे, अगर हम अच्छे मन से काम करेंगे तो ही तो काम अच्छा होगा। अगर हम अनहाइजेनिक कंडीशन पे काम करेंगे तो हमारी हेल्थ भी ख़राब हो सकती है एंड फिर काम कैसा होगा वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट फटाफट एक बार फिफ्थ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। स्टेट शुड प्रमोट कोऑपरेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिटी बाय लेबर। इसके लिए गवर्नमेंट ने लेबर एसोसिएशन फॉर्म की हुई है। इवन कुछ लोग प्राइवेटली भी फॉर्म कर लेती हैं जो मतलब लेबरर्स के राइट्स का टेक केयर करती है। पॉइंट नंबर 6 पे आ जाते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड यूथ अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड अगेंस्ट मोरल एंड मटेरियल abandonment and to live in a healthy and a dignified environment. This principle should be developed by the state. तो हमको एक ऐसा समाज बनाना है जहाँ पर बच्चों के राइट्स प्रोटेक्टेड हो, किसी के साथ एक्सप्लॉयटेशन ना हो। ओके, लोग अच्छे एनवायरनमेंट में अच्छी लाइफ जी सकें। एक्चुअली ये पॉइंट का मकसद यही था। पॉइंट नंबर 7, रिलीफ टू लिव एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी शुड बी प्रोवाइडेड टू वुमन। वर्कर इंश्योरेंस, बोनस, मैटरनिटी लीव, ग्रेजुएटी एंड द लीगल राइट शुड बी इंक्लूडेड इन दिस पॉलिसी। यहाँ पे क्या है कि हम जो वर्कर जो अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करता है तो उसको कुछ बेनिफिट्स मिलने चाहिए। बेनिफिट्स लाइक वर्कर इंश्योरेंस, वर्कर्स के लिए इंश्योरेंस होना चाहिए। ओके, उनको बोनस टाइम टू टाइम मिलना चाहिए। मैटरनिटी लीव फीमेल्स के लिए होती है। हमारी गवर्नमेंट 2 मैटरनिटी लीव परमिट करती है, जहाँ पे फीमेल्स जब प्रेग्नेंट होती है तब वो लीव ले सकती हैं। बट थर्ड टाइम अगर वो प्रेग्नेंट होती है तो उसको मैटरनिटी लीव काउंट नहीं की जाएगी, है ना, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट 2 बच्चों तक ही प्रमोशन देती है। हमको कोई आर्मी नहीं फॉर्म करनी है। आगे ग्रेजुएटी, वेल आपकी जो सैलरी में से जो पैसे कट होते हैं एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट या आप जब कंपनी छोड़ते हो तब आपको ग्रेजुएटी भी मिल जाती है। एंड इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ओके, पॉइंट नंबर 8 पे आते हैं। टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स एंड टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ द काउ एंड अदर यूजफुल मिल्क प्रोड्यूसिंग कैटल। सो दे वांट टू फोकस कि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री जो मतलब खेती और जो पशुपालन जो आता है तो उनको हम लोग थोड़ा साइंटिफिकली अब थोड़ा काम करना शुरू कर दें, है ना। और कब तक पुराने तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। एंड इवन जो गायस को मारा जाता है, स्लॉटर किया जाता है, वो नहीं होना चाहिए। जो स्पेशली जो मिल्क प्रोड्यूसिंग कैटल्स होते हैं उनके लिए तो ये सब नहीं होना चाहिए। ड्राफ्ट शुड बी ड्रॉन फॉर द लाइव स्टॉक टू ब्रीड लाइक डोंकी, बुलोक, काउस फॉर हॉल्टिंग एंड स्लॉटर। तो ये बेसिकली हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल की इकोनॉमिक पॉलिसी में सब शो किया गया है। स्टेट उसको फॉलो करे तो बढ़िया है। नाउ लास्ट वन, इक्वल लीगल राइट टू ऑल स्टेट। ओके, सो सबके लिए इक्वल लीगल राइट्स होने चाहिए
States should organize and fill legal services to the desired citizen who are financially feeble as well as incapable of getting so. सो से फॉर एग्जांपल एक गरीब आदमी है, उसके खिलाफ कोई केस कर देता है, ओके। बहुत दिन पहले ये लेस कंपनी वालों ने गुजरात के कुछ फार्मर्स पे केस कर दिया था, ओके। वो केस ऐसा था कि लेस वाले जो है ना वो अपना स्पेशली मॉडिफाइड पोटैटो ग्रो करते हैं, एंड इसके लिए इन्होंने रिसर्च वर्क किया हुआ है। इसके लिए इन्होंने एक स्पेशल टाइप का पोटैटो का सीड डेवलप किया है जो स्पेशली चिप्स के लिए ही पोटैटो के लिए सूटेबल हो। बट समहाउ गलती से पता नहीं कैसे, बट वो गुजरात के कुछ किसानों के पास वो आ गया सीड्स, और उन लोगों ने उसको प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। अब किसानों को तो क्या है, सीड्स मिल रहा है और पोटैटो ग्रो करना है। बट जब लेस वालों को पता चला कि ये वही वाला पोटैटो जो उन लोगों ने मॉडिफाइड किया है, जिसको इन लोगों ने मतलब लीगलाइज भी करवाया हुआ है, सो उन्होंने उस पर केस कर दिया। अब उस टाइम पे इमेजिन करो, वो किसान क्या लेस कंपनी के सामने जाके लड़ सकते हैं? नहीं। उस टाइम पे जो गवर्नमेंट के लॉयर्स होते हैं वो उनको हेल्प करते हैं, ओके। सो अब हम लोग सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, डेट इज द प्रिंसिपल रिलेटेड टू द सोशल पॉलिसी। सो यहाँ पे सोशल पॉलिसी की बात करें, सो सोशल मीन्स समाज, ओके। एंड उनके लिए क्या पॉलिसी है? वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जैसे कि शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल ट्राइब्स हो गया, बैकवर्ड क्लासेस, एजुकेशनल एंड उनको कुछ इकोनॉमिक राइट दिए जाए ताकि वो लोग भी डेवलप कर सकें। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सिंस लास्ट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इनके साथ बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, इनके साथ इनजस्टिस हुआ है, तो अब इनको भी एक आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, ओके। बट हमारा कंट्री एक साइड तो बोलता है कि इनको हम लोग स्पेशल राइट्स देंगे, बट एक यूनिफॉर्म सिविल कोड नाम की भी चीज़ होती है, मतलब कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, ओके। एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस, है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है मैरिजेस, डिवोर्स, अडॉप्टेशन, जुवेलिन एंड एसेट्स, प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। सी मैरिज की बात करें तो हिंदू लॉ चलता है, एंड मैरिज में एक ही शादी अलाउड है, दूसरी शादी अलाउड नहीं है। बट इफ़ यू से देर आर सर्टेन रिलीजन जिसमें दो शादियाँ, दो से ज़्यादा शादियाँ भी अलाउड है, तो फिर एक ही देश में दो अलग अलग कानून नहीं हो सकते ना। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, एंड इसलिए गवर्नमेंट ने ट्रिपल तलाक बैन किया। समझ रहे हो? ऐसे ही डाइवोर्स में, अडॉप्शन, जुवेलियन, ये सब में होता है। तो स्टेट को एजुकेशन के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के मामले में, ओल्ड एज, इलनेस, इन सब के बारे में एक यूनिफॉर्म पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए। एक्चुअली इनका मतलब यही है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, थर्ड एंड पॉइंट एक ही स्लाइड में, तो हम लोग उसको कवर अप करते हैं। सी प्रिंसिपल रिलेटेड टू द इंटरनेशनल एंड पॉलिटिकल पॉलिसी। सो यहाँ पे हम बेसिकली दो चीज़ें कवर करेंगे। एक तो इंटरनेशनल पॉलिसी, मतलब हमारे देश की दूसरे कंट्री के साथ क्या पॉलिसीज़ हैं। आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा कि चाइना की एक्सपांसन पॉलिसी है, आसपास के पड़ोसियों को परेशान करना, डराना, धमकाना, अपनी जोग्राफिकल टेरिटरीज को एक्सपांड करना। बट इंडिया की पॉलिसी ऐसी नहीं है। हमारे यहाँ पे पंचायती राज है हर स्टेट में, ओके। एंड स्टेट अपने हिसाब से काम करते हैं, और फॉर विच हमको प्रॉपर लीडरशिप चाहिए, अच्छे ऑफिसर चाहिए, ताकि अच्छे माहौल में काम हो सके, बराबर। तो बेसिकली पहले तो हम लोग अपने देश की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं फर्स्ट पॉइंट में। इन द सेकेंड पॉइंट, नाउ मैं ये पॉइंट रीड कर रहा हूँ। द स्टेट शुड सेपरेट इट्स सर्विसेज एंड फ्रॉम द कॉर्पोरेट माइंडेडनेस, एंड इट शुड बी इन लिबर्टी so that the judges can be impartial, fearless and courage and in rendering judgment. So usually जो जजेस होते हैं उनको अपना जो डिसीजन होना चाहिए बिना किसी के पक्ष की तरफ झुकाव दिए हुए, इम्पार्शली उनको और बिना किसी से डरे अपना डिसीजन प्लेस करना चाहिए। आई एम सॉरी फॉर डैट। नाउ एंड इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है, डेट इज टॉकिंग अबाउट द इंटरनेशनल लॉज। से हमारे स्टेट को, हमारे जो कंट्री है उसको दूसरे कंट्री के लिए जो पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए वो पीसफुल होनी चाहिए, ताकि लोगों को सिक्योरिटी की फीलिंग हो और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कंट्रीज़ के बीच में बढ़ सके, जो उनका मेन मकसद है। सो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। वेल, फोर्थ पॉइंट आ जाते हैं, प्रिंसिपल रिलेटेड टू द एजुकेशन एंड कल्चरल पॉलिसी। एजुकेशन पॉलिसी हमारी बहुत स्पष्ट है, क्लियर कट है, डेट फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स जितने भी हमारे कंट्री में बच्चे हैं उन सबको राइट टू एजुकेशन मिला हुआ है, और उन लोगों को उनका फंडामेंटल राइट्स है, इवन उनको पढ़ना ही चाहिए। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कल्चर पॉलिसी की, तो हमको हमारे जितने भी
ये आर्टिफैक्ट्स हैं, मॉन्यूमेंट्स है, कल्चरल प्लेस है, आर्ट्स हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, स्टेट हेरिटेज हो गया, इन सबको हमको प्रोटेक्ट करना है ना। इन सबको कई बार क्या होता है, ऐसे बड़े बड़े महलों में से कुछ चीज़ें चोरी हो जाती हैं एंड ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करती हैं। तो हमको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमको अपने कल्चरल साइट्स को, इन सबको प्रोटेक्ट करना चाहिए, ना कि इनको डैमेज करें। पॉइंट नंबर 5 पे आ जाते हैं, प्रिंसिपल रिलेटेड टू द हेल्थ पॉलिसी। सी हेल्थ पॉलिसीज़ के बारे में आई थिंक कोविड अब वो बीमारी है जिसने हमारी सारी गवर्नमेंट को एक तरह से एक्टिव कर दिया। एक्चुअली आप लोग जानते हो कि स्टार्टिंग में 2-3 महीने गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्टली लॉकडाउन क्यों लगाया, ताकि उनको पता था कि बीमारी तो फटाक लेके फैलेगी। एंड आज जिस टाइम पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इंडिया में मोर देन 15 लाख केसेज हैं, बट आई थिंक ये विद इन अ मंथ हो जाता अगर हमारी गवर्नमेंट लॉकडाउन इम्पोज नहीं करती। एंड उस टाइम पे हमारे मेडिकल जो हेल्थ सर्विसेज है ना, वो इतने तैयार भी नहीं थे। अब अच्छे से तैयार हो गए, 2-3 महीने का उनको टाइम मिला रेडी होने के लिए, अब वो हैबिचुअल हो गए, तो अब हमारी गवर्नमेंट को इतना अब ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, बट तो भी केसेस ज़्यादा ही आ रहे हैं। बट इन शॉर्ट आगे जब फ्यूचर में इलेक्शन होंगे ना, तो लोग बोलेंगे कि हमारे जहाँ पे अच्छे से हॉस्पिटल प्रोवाइड नहीं किए गए गवर्नमेंट द्वारा, तो अब आगे की पब्लिक यही डिमांड करेगी कि हमको हॉस्पिटल दो, तो ही हम लोग वोट देंगे। तो आगे से क्या होगा, अब हमारी गवर्नमेंट थोड़ा हेल्थ के बारे में ज़्यादा कॉन्शियस होगी, है ना। चलो पॉइंट नंबर 1 पे चलते हैं। पब्लिक वेलनेस एंड हाइजीन शुड बी प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद द प्रोविजन ऑफ द बेटर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एम्यूनिटीज़ फॉर द पीपल बाय द स्टेट। तो ये स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लोगों की हाइजीनिक कंडीशन प्रोवाइड करें, उनको अच्छा खाना प्रोवाइड करें। आप लोगों ने देखा होगा कि राशन भी प्रोवाइड किया जाता है। ओके, सेकेंड पॉइंट, सी हमारी हेल्थ ख़राब करने की कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि ड्रग्स होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है ना, पान मसाला गुटखा। बट हमारी गवर्नमेंट ने पहले इसको ही ओपन किया था। एनी हाउ गवर्नमेंट को पैसे कमाने से ही मतलब है, बट पीना है, इन सबको कंज्यूम करना है, कौन सी चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए ख़राब है, आफ्टर ऑल वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही बनती है ना। सो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कौन सी चीज़ें कंज्यूम करना है, कौन सी नहीं करना है। एंड द थर्ड पॉइंट, दैट इज़ to preserve the environment and the latest amendment, thereby taking care of the forest and vegetation should be the policy of the state. सो यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि हमको अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। क्यों? एनवायरनमेंट साफ़ होगा तो ही हम लोग अच्छे से ब्रीथ कर पाएंगे, है ना। एनवायरनमेंट साफ़ होगा तो उसमें वेजिटेशन जो हो रहा है, प्लांट्स और जो वेजिटेशन फ्रूट्स हो रहे हैं, जो वेजिटेशन ग्रो हो रहे हैं, वो हमको अच्छे मिलेगा और हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो ये पॉलिसीज गवर्नमेंट को हेल्थ के लिए रखनी चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट, हाइजीनिक एनवायरनमेंट शुड बी मेंटेन इन द वर्किंग एरियाज ऑफ लेबरर। जो हम लोग काम करते हैं उनको एक एटमोसफियर मिलना चाहिए। से फॉर एग्जांपल राइट नाउ आई एम शूटिंग दिस वीडियो, है ना। तो एक अच्छा वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए क्या अच्छी कंडीशन होनी चाहिए? वेल लाइटिंग। वेल आई एम इन दिस कैबिन बिकॉज यहाँ पे लाइटिंग बहुत बढ़िया है। ओके, आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रही है बिकॉज यहाँ का जो सराउंडिंग है बिल्कुल अच्छा है, साफ़ सुथरा है, एंड यहाँ पे बिल्कुल आवाज़ नहीं हो रही है। तभी तो अगर मैं कोई सड़क के पीछे बैठ के वीडियो बनाऊंगा तो काम नहीं चलेगा। ओके, तो मेरे लिए यही चीज़ है, मेरा वीडियो बनाने के लिए देर आर सर्टेन थिंग्स जो रिक्वायर्ड होनी चाहिए। एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए मुझे। सेम वे हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसा काम करते हैं, तो उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट तो मिलना ही चाहिए। प्लस हम लोग बहुत काम करते हैं तो हमको बीच में थोड़ा एंटरटेनमेंट भी मिलना चाहिए, तो हम लोग उसके लिए आउटिंग कर सकते हैं, है ना। जितना हो सके हम लोग नेचुरल चीज़ों में जाएंगे उतना बेटर रहेगा। वेल लॉकडाउन के टाइम पे तो अभी पॉसिबल नहीं है, बट हाँ फॉर मेंटल रिलैक्सेशन हमको आउटिंग करनी चाहिए फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स में एक बार। और आपका बजट अच्छा है तो, और साल में कम से कम एक बार तो करना चाहिए, ताकि इसको भी थोड़ा नरिशिंग मिले। ओके, सो आई थिंक हम लोग फंडामेंटल राइट्स भी डिस्कस कर लिए, हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी डिस्कस कर ली, एंड हम लोगों ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज़ के पॉइंट्स भी डिस्कस कर लिए। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग आ गए हैं अपने चैप्टर के कंक्लूजन पे। ओके, सो यहाँ पे मैं लाइन टू लाइन रीड करूँगा। दस दिस प्रिंसिपल प्रोवाइड द गाइडेंस टू द स्टेट एंड टू टेक लीड टूवर्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्वल जस्ट एंड सोशल ऑर्डर विदाउट एनी एक्सप्लॉइटेशन। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये शो करते हैं कि हमको इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए विदाउट एनी एक्सप्लॉइटेशन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी एंड वी गेज द फ्यूचर society
दे गाइड अस द डायरेक्शन। ओके, ये हमको एक डायरेक्शन दिखाते हैं ताकि अगर हमको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, हमारी मंजिले पहुंचना है, कैसे पहुंच सकते हैं, तो उसका एक आदर्श उन्होंने रोड मैप तैयार किया है जिस हमारी गवर्नमेंट को उसको फॉलो करना है। ओके, बट गवर्नमेंट अपने लॉस बनाती रहती है और इस पर ध्यान देती नहीं है, तो समहाउ चीज़ें ठीक से काम नहीं कर पाती है। अगर गवर्नमेंट इसको अच्छे से फॉलो करती है तो सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट होगा, सोसाइटी आगे आएगी, है ना। फंडामेंटल राइट्स की कुछ लिमिट है ना। क्या लिमिट है? ऑफ द स्टेट लीडरशिप, वाइल डायरेक्टिव प्रिंसिपल इसको और अच्छे से एक्सटेंड करता है ना। तो जो फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ की जो लिमिटेशन है उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल रिमूव करता है ना। इसमें कोई अपोजिशन नहीं होना चाहिए और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। आई होप आप ये तीनों सेशन आप लोगों ने बहुत ही हम्बली सुने, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। एंड आई थिंक आज से आप एक अच्छे सिटीजन बनने के लिए तैयार हो अगर ये आपने चीज़ें दिमाग में रख ली तो। ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बाय एवरीवन।